प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो अब आधुनिक देश मिस्र है। यह सभ्यता 3185 1 के आसपास प्रथम फेरो के शासन के तहत ऊपरी और निचले मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुई और अगली 3 सदियों में विकसित होती रही। 2 इसका इतिहास स्थिर राज्यों की एक श्रृंखला से निर्मित है, जो संबंधित अस्थिरता के काल द्वारा विभाजित है, जिसे मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। प्राचीन मिस्र नवीन साम्राज्य के दौरान अपने चोटी पर पहुंची, जिसके बाद इसने मंद पतन की अवधि में प्रवेश किया। इस उत्तरार्ध काल के दौरान मिस्र पर कई विदेशी शक्तियों ने विजय प्राप्त की और फेरो का शासन आधिकारिक तौर पर 31 पू में तब समाप्त हो गया, जब प्रारंभिक रोमन साम्राज्य ने मिस्र पर विजय प्राप्त की और इसे अपना एक प्रांत बना लिया। 3 प्राचीन मिस्र की सभ्यता की सफलता नील नदी घाटी की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता से आंशिक रूप से प्रभावित थी। इस उपजाऊ घाटी में उम्मीद के मुताबिक बाढ़ और नियंत्रित सिंचाई के कारण आवश्यकता से अधिक फसल होती थी, जिसने सामाजिक विकास और संस्कृति को बढ़ावा दिया। संसाधनों की अधिकता के कारण प्रशासन ने घाटी और आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्रों में खनिज दोहन, एक स्वतंत्र लेखन प्रणाली के प्रारंभिक विकास, सामूहिक निर्माण और कृषि परियोजनाओं का संगठन, आसपास के क्षेत्रों के साथ व्यापार और विदेशी दुश्मनों को हराने और मिस्र के प्रभुत्व को मजबूत करने का इरादा रखने वाली सेना को प्रायोजित किया। इन गतिविधियों को प्रेरित और आयोजित करना संभ्रांत लेखकों, धार्मिक नेताओं और प्रशासकों की नौकरशाही थी, जो एक फेरो के शासन के अधीन थे, जिसने धार्मिक विश्वासों की एक विस्तृत प्रणाली के संदर्भ में मिस्र के लोगों की एकता और सहयोग को सुनिश्चित किया। 4-5 प्राचीन मिस्र के लोगों की कई उपलब्धियों में शामिल है उत्खनन, सर्वेक्षण और निर्माण की तकनीक, जिसने विशालकाय पिरामिड, मंदिर और ओबेलिस्क के निर्माण में मदद की, गणित की एक प्रणाली, एक व्यावहारिक और कारगर चिकित्सा प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था और कृषि उत्पादन तकनीक, प्रथम ज्ञात पोत। 6 मिस्र के मिट्टी के बर्तन और कांच प्रौद्योगिकी, साहित्य के नए रूप और ज्ञात, सबसे प्रारंभिक शांति संधि। 7 मिस्र ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसकी कला और स्थापत्य को व्यापक रूप से अपनाया गया और इसकी प्राचीन वस्तुओं को दुनिया के दूसरे कोने तक ले जाया गया। इसके विशाल खंडहरों ने यात्रियों और लेखकों की कल्पना को सदियों तक प्रेरित किया। प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान प्राचीन वस्तुओं और खुदाई के प्रति एक नए सम्मान ने मिस्र और दुनिया के लिए मिस्र सभ्यता की वैज्ञानिक पड़ताल और उसकी सांस्कृतिक विरासत की अपेक्षाकृत अधिक प्रशंसा को प्रेरित किया। 8 काल के उत्तरार्ध तक उत्तरी अफ्रीका की शुष्क जलवायु तेजी से गर्म और शुष्क हो गई, जिसने इस क्षेत्र की आबादी को नील नदी घाटी के किनारे किनारे बसने पर मजबूर कर दिया और करीब 120,000 साल पहले मध्य प्लीस्टोसीन के अंत से खानाबदोश आधुनिक मानव शिकारियों ने इस क्षेत्र में रहना शुरू किया। तब से नील नदी मिस्र की जीवन रेखा रही है। 9 नील नदी के उपजाऊ बाढ़ मैदान ने लोगों को एक बसी हुई कृषि अर्थव्यवस्था और अधिक परिष्कृत, केंद्रीकृत समाज के विकास का मौका दिया, जो मानव सभ्यता के इतिहास में एक आधार बना। 10 पूर्वराजवंशीय अवधि। पूर्वराजवंशीय और आरंभिक राजवंशीय समय। मिस्र की जलवायु आज की अपेक्षा बहुत कम शुष्क थी। मिस्र के विशाल क्षेत्र सवाना वृक्षों से भरे हुए थे और वहां चरने वाले अनगुलेट के झुंडों का विचरण हुआ करता था। पर्ण और जीव सभी परिप्रदेश में अधिक उर्वर थे और नील नदी क्षेत्र ने जल पक्षी की बड़ी आबादी की मदद की। मिस्र के लोगों के बीच शिकार आम रहा होगा और शायद इसी समय कई पशुओं को पालतू बनाया गया होगा। 11 ग्जिल्स से सुसज्जित एक विशिष्ट नाकाड़ा 2 मर्तबान। पूर्वराजवंशीय काल 5500 ईपू तक
नील नदी घाटी में रहने वाली छोटी जनजातियां संस्कृतियों की एक श्रृंखला में विकसित हुईं, जो उनके कृषि और पशुपालन पर नियंत्रण से पता चलता है और उनके मिट्टी के पात्र और व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे कंघी, कंगन और मोतियों से उन्हें पहचाना जा सकता है। ऊपरी मिस्र की इन आरंभिक संस्कृतियों में सबसे विशाल बदारी को इसकी उच्च गुणवत्ता वाले चीनी मिट्टी की वस्तुओं, पत्थर के उपकरण और तांबे के उनके उपयोग के लिए जाना जाता है। 12 उत्तरी मिस्र में बदारी के बाद अम्रेशन और गर्जियन संस्कृतियां 13 आई, जिन्होंने कई बेहतर तकनीकों को प्रदर्शित किया। गर्जियन समय में प्रारंभिक सबूत कनान और बिब्लोस तट के साथ संपर्क होने को सिद्ध करते हैं। 14 दक्षिणी मिस्र में बदारी के समान ही नाकाड़ा संस्कृति का 4000 ईपू के आसपास नील नदी के किनारे विस्तार शुरू हुआ। नकाड़ा आय अवधि के समय से ही पूर्वराजवंशीय मिस्र इथियोपिया से ओब्सिडियन का आयात करता था, जिसका प्रयोग चिंगारी से ब्लेड और अन्य वस्तुओं को आकार देने में किया जाता था। 15 लगभग 1000 वर्ष की अवधि के दौरान नाकाड़ा संस्कृति चंद छोटे कृषक समुदाय से विकसित होकर एक शक्तिशाली सभ्यता में तब्दील हो गई, जिसके नेताओं का जनता और नील नदी घाटी के संसाधनों पर पूरा नियंत्रण था। 16 सत्ता के केंद्र की स्थापना पहले हीराकोनपोलिस और फिर बाद में अबिडोस में करते हुए नाकाड़ा 3 के शासकों ने मिस्र के अपने नियंत्रण को नील नदी के उत्तर की ओर विस्तार किया। 17 उन्होंने दक्षिण में नूबिया के साथ भी कारोबार किया, पश्चिम में पश्चिमी रेगिस्तान के ओएसिस से और पूर्व में पूर्वी भूमध्य सागर की संस्कृतियों के साथ। 17 नाकाड़ा संस्कृति ने भौतिक वस्तुओं का विविधता के साथ उत्पादन किया, जो कुलीन वर्ग की बढ़ती ताकत और संपत्ति को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें शामिल थे चित्रित मिट्टी के बर्तन, उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर के सजावटी गुलदस्ते, कॉस्मेटिक पट्टियां और सोने के गहने, लापीस और हाथीदांत। उन्होंने एक सेरामिक ग्लेज भी विकसित किया जिसे फाइन्स के रूप में जाना जाता है, जिसका रोमन काल में कप, ताबीज और मूर्तियों को सजाने में काफी इस्तेमाल होता था। 18 पूर्वराजवंशीय काल के अंतिम चरण के दौरान नाकाड़ा संस्कृति ने लिखित प्रतीकों का उपयोग करना शुरू किया, जो अंततः प्राचीन मिस्र की भाषा लिखने के लिए हिएरोग्लिफ्स की एक पूरी प्रणाली में विकसित हो गया। 19 प्रारंभिक राजवंशीय काल नरमे रंग पट्टिका 2 भूमियों के एकीकरण को दर्शाती है। 20 मुख्य लेख अर्ली डायनास्टिक पीरियड ऑफ इजिप्ट 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मिस्र के पुजारी मनेथो ने मेनेस के फ़ैरोओं की लंबी कतार को अपने समय में 30 राजवंशों में समूहित किया, एक ऐसी प्रणाली जिसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। 21 उसने मेनी या ग्रीक में मेनेस नाम के राजा के साथ अपना आधिकारिक इतिहास शुरू करना पसंद किया, जिसने मान्यतानुसार ऊपरी और निचली मिस्र के 2 साम्राज्यों को एकजुट किया, करीब 3200 ईपू। 22 एक एकीकृत राज्य के रूप में परिवर्तन वास्तव में प्राचीन मिस्र के लेखक जितना हमें विश्वास दिलाते हैं, उससे कहीं ज्यादा क्रमिक रूप से हुआ और मेनेस का कोई समकालीन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तथापि कुछ विद्वानों का अब मानना है कि मिथकीय मेनेस वास्तव में फ़ैरो नार्मर हो सकता है, जिसे वैदिक नार्मर रंग पट्टिका पर एकीकरण की एक प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में शाही राजचिन्ह पहने हुए दिखाया गया है। 23 3150 ईपू के आसपास प्रारंभिक राजवंशीय अवधि में प्रथम राजवंशीय फ़ैरोओं ने मेम्फिस में राजधानी की स्थापना करते हुए निचले मिस्र पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया, जहां से वे श्रम शक्ति और उर्वर डेल्टा क्षेत्र की कृषि के साथ साथ लेवांट के लाभदायक और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर नियंत्रण रख सकते थे। प्रारंभिक राजवंशीय काल के दौरान फ़ैरोओं की बढ़ती ताकत और संपत्ति की झलक अबिडोस में उनके विस्तृत मस्तबा कब्रों और मुर्दाघरों से दिखती है, जिसका प्रयोग मृत्यु के बाद फ़ैरो के देवत्व प्राप्ति का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। 24
फ़ैरों द्वारा विकसित शासन की मजबूत संस्था ने भूमि, श्रम और उन संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को वैध ठहराने का काम किया, जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक थी। 25 प्राचीन साम्राज्य। मुख्य लेख ओल्ड किंगडम। बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में मेनकारा की संगमरमरी प्रतिमा। प्राचीन साम्राज्य के दौरान वास्तुशिल्प, कला और प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक विकास किए गए, जिसे पूर्ण विकसित केंद्रीय प्रशासन द्वारा संभव वर्धित कृषि उत्पादकता ने गति दी। 26 विजीर के दिशानिर्देश के अंतर्गत राज्य के अधिकारियों ने कर एकत्र किया, फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समन्वित किया, निर्माण परियोजनाओं पर काम करने के लिए किसानों को भर्ती किया और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक न्याय प्रणाली की स्थापना की। 27 एक उत्पादक और स्थिर अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधनों द्वारा यह राज्य विशाल स्मारकों के निर्माण को प्रायोजित करने और शाही कार्यशालाओं में कला के असाधारण कार्य शुरू करने में सक्षम हुआ। जोसर, खुफू और उनके वंशज द्वारा निर्मित पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता और उसे नियंत्रित करने वाले फ़ैरोओं की शक्ति के सबसे यादगार प्रतीक हैं। एक केंद्रीय प्रशासन के बढ़ते महत्व के साथ ही शिक्षित लेखकों और अधिकारियों का एक नया वर्ग पैदा हुआ, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए फ़ैरो द्वारा संपदा प्रदान की गई। फ़ैरोओं ने अपने मुर्दाघर संप्रदाय और स्थानीय मंदिरों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनें प्रदान की कि इन संस्थाओं के पास फ़ैरो की मृत्यु के बाद उसकी पूजा करने के लिए आवश्यक संसाधन मौजूद हों। प्राचीन साम्राज्य के अंत तक इन सामंती प्रथाओं की 5 शताब्दियों ने धीरे धीरे फ़ैरो की आर्थिक शक्ति का क्षरण किया, जो अब एक विशाल केंद्रीकृत प्रशासन को बनाए रखने में अक्षम था। 28 जैसे जैसे फ़ैरो की शक्ति क्षीण होती गई, नोमार्क कहलाने वाले क्षेत्रीय गवर्नरों ने फ़ैरो के वर्चस्व को चुनौती देना शुरू किया। इन हालातों के साथ साथ 2200 और 2150 ईपू 29 के बीच पड़ने वाले गंभीर सूखे ने अंततः देश को एक 140 वर्षीय अकाल और संघर्ष की अवधि में धकेल दिया, जिसे प्रथम मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। 30 मिस्र के पुजारी मनेथो ने मेनेस के फ़ैरोओं की लंबी कतार को अपने समय में 30 राजवंशों में समूहित किया, एक ऐसी प्रणाली जिसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। 21 उसने मेनी या ग्रीक में मेनेस नाम के राजा के साथ अपना आधिकारिक इतिहास शुरू करना पसंद किया, जिसने मान्यतानुसार ऊपरी और निचली मिस्र के 2 साम्राज्यों को एकजुट किया, करीब 3200 ईपू। 22 एक एकीकृत राज्य के रूप में परिवर्तन वास्तव में प्राचीन मिस्र के लेखक जितना हमें विश्वास दिलाते हैं, उससे कहीं ज्यादा क्रमिक रूप से हुआ और मेनेस का कोई समकालीन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तथापि कुछ विद्वानों का अब मानना है कि मिथकीय मेनेस वास्तव में फ़ैरो नार्मर हो सकता है, जिसे वैदिक नार्मर रंग पट्टिका पर एकीकरण की एक प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में शाही राजचिन्ह पहने हुए दिखाया गया है। 23 3150 ईपू के आसपास प्रारंभिक राजवंशीय अवधि में प्रथम राजवंशीय फ़ैरोओं ने मेम्फिस में राजधानी की स्थापना करते हुए निचले मिस्र पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया, जहां से वे श्रम शक्ति और उर्वर डेल्टा क्षेत्र की कृषि के साथ साथ लेवांट के लाभदायक और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर नियंत्रण रख सकते थे। प्रारंभिक राजवंशीय काल के दौरान फ़ैरोओं की बढ़ती ताकत और संपत्ति की झलक अबिडोस में उनके विस्तृत मस्तबा कब्रों और मुर्दाघरों से दिखती है, जिसका प्रयोग मृत्यु के बाद फ़ैरो के देवत्व प्राप्ति का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। 24 फ़ैरोओं द्वारा विकसित शासन की मजबूत संस्था ने भूमि, श्रम और उन संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को वैध ठहराने का काम किया, जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक थी। के दौरान वास्तुशिल्प, कला और प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक विकास किए गए,
जिसे पूर्ण विकसित केंद्रीय प्रशासन द्वारा संभव वर्धित कृषि उत्पादकता ने गति दी। 26 वजीर के दिशानिर्देश के अंतर्गत राज्य के अधिकारियों ने कर एकत्र किया, फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समन्वित किया, निर्माण परियोजनाओं पर काम करने के लिए किसानों को भर्ती किया और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक न्याय प्रणाली की स्थापना की। 27 एक उत्पादक और स्थिर अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधनों द्वारा यह राज्य विशाल स्मारकों के निर्माण को प्रायोजित करने और शाही कार्यशालाओं में कला के असाधारण कार्य शुरू करने में सक्षम हुआ। जोसर, खुफू और उनके वंशज द्वारा निर्मित पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता और उसे नियंत्रित करने वाले फ़ैरोओं की शक्ति के सबसे यादगार प्रतीक हैं। एक केंद्रीय प्रशासन के बढ़ते महत्व के साथ ही शिक्षित लेखकों और अधिकारियों का एक नया वर्ग पैदा हुआ जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए फ़ैरो द्वारा संपदा प्रदान की गई। फ़ैरोओं ने अपने मुर्दाघर संप्रदाय और स्थानीय मंदिरों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनें प्रदान की कि इन संस्थाओं के पास फ़ैरो की मृत्यु के बाद उसकी पूजा करने के लिए आवश्यक संसाधन मौजूद हों। प्राचीन साम्राज्य के अंत तक इन सामंती प्रथाओं की 5 शताब्दियों ने धीरे धीरे फ़ैरो की आर्थिक शक्ति का क्षरण किया, जो अब एक विशाल केंद्रीकृत प्रशासन को बनाए रखने में अक्षम था। 28 जैसे जैसे फ़ैरो की शक्ति क्षीण होती गई, नोमार्क कहलाने वाले क्षेत्रीय गवर्नरों ने फ़ैरो के वर्चस्व को चुनौती देना शुरू किया। इन हालातों के साथ साथ 2200 और 2150 ईपू 29 के बीच पड़ने वाले गंभीर सूखे ने अंततः देश को एक 140 वर्षीय अकाल और संघर्ष की अवधि में धकेल दिया, जिसे प्रथम मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। मध्य साम्राज्य के फ़ैरोओं ने देश की समृद्धि और स्थिरता को बहाल किया और इस तरह कला, साहित्य और विशाल इमारतों की परियोजनाओं के पुनरुत्थान को प्रेरित किया। 34 मंटुहोटेप II और उसके 11वें वंशज के उत्तराधिकारियों ने थेब्स से शासन किया, लेकिन 12वें राजवंश की शुरुआत में 1985 ईपू के आसपास वजीर अमेनमहट I ने सत्ता संभालते हुए देश की राजधानी को फ़यूम स्थित इजदावी शहर स्थानांतरित कर दिया। 35 इजदावी से 12वें वंश के फ़ैरोओं ने क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दूरदृष्टि के साथ भूमि सुधार और सिंचाई की योजना बनाई। इसके अलावा सेना ने खदानों और सोने की खानों से समृद्ध नूबिया के क्षेत्रों को फिर से जीत लिया, जबकि विदेशी हमले के खिलाफ सुरक्षा के लिए मजदूरों ने पूर्वी डेल्टा में एक रक्षात्मक संरचना का निर्माण किया, जिसे वॉल्स द रूलर, शासक की दीवारें, कहा गया। 36 सैन्य और राजनीतिक सुरक्षा और विशाल कृषि और खनिज संपदा बहाल करने के बाद इस देश की आबादी, कला और धर्म का उत्कर्ष होने लगा। देवताओं के प्रति प्राचीन साम्राज्य के संभ्रांतवादी नजरिए के विपरीत मध्य साम्राज्य में व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा के भाव में वृद्धि का अनुभव किया गया और जिसे पुनर्जन्म का लोकतंत्रीकरण कहा जा सकता है, जिसमें सभी लोगों के पास एक आत्मा है और मृत्यु के बाद देवताओं के सानिध्य में उनका स्वागत किया जा सकता है। 37 मध्य साम्राज्य के साहित्य में परिष्कृत विषय और पात्र प्रस्तुत होते हैं, जिन्हें विश्वस्त और भावपूर्ण शैली में लिखा गया है। 32 और उस काल की नक्काशी और मूर्तिकला ने सूक्ष्म व्यक्तिगत विवरणों को उकेरा जिसने तकनीकी पूर्णता की नई ऊंचाइयों को छुआ। 38 मध्य साम्राज्य का अंतिम महान शासक अमेनेमहट III ने डेल्टा क्षेत्र में एशियाई अधिवासियों को अपने विशेष रूप से सक्रिय खनन और निर्माण अभियानों के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति प्रदान करने की अनुमति दी। निर्माण और खनन की इन महत्वाकांक्षी गतिविधियों ने बहरहाल बाद में उसके शासनकाल में अपर्याप्त नील नदी की बाढ़ के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को तनावपूर्ण बना दिया और 13वें और 14वें राजवंशों के दौरान धीमे पतन के साथ दूसरे मध्यवर्ती काल में प्रवेश को प्रेरित किया। इस पतन के दौरान
एशियाई अधिवासी विदेशियों ने डेल्टा क्षेत्र का नियंत्रण हथियाना शुरू किया और अंततः मिस्र में हिक्सोस के रूप में सत्ता में आने लगे। 39 दूसरा मध्यवर्ती काल और हिक्सोस। मुख्य लेख सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ इजिप्ट। लगभग 1650 ईसा पूर्व के आसपास जैसे जैसे मध्य साम्राज्य के फ़ैरोओं की शक्ति क्षीण होने लगी, पूर्वी डेल्टा के अवारिस शहर में रहने वाले एशियाई आप्रवासियों ने क्षेत्र के नियंत्रण पर कब्जा कर लिया और केंद्र सरकार को थेब्स जाने पर मजबूर कर दिया, जहां फ़ैरोओं को दासों के रूप में माना जाता था और उनसे शुल्क अदा करने की अपेक्षा की जाती थी। 40 हिक्सोस विदेशी शासक ने मिस्र के प्रशासन मॉडल की नकल की और खुद को फ़ैरो के रूप में प्रस्तुत किया और इस तरह उन्होंने अपने मध्य कांस्य युगीन संस्कृति में मिस्र के तत्वों को समाहित किया। 41 अपनी वापसी के बाद थेब्स राजाओं ने खुद को उत्तर की ओर हिक्सोस और दक्षिण की ओर हिक्सोस के नुबियन सहयोगी दल कुशाओं के बीच घिरा हुआ पाया। लगभग 100 वर्षों की कमजोर निष्क्रियता चलती रही और 1555 ईसा पूर्व के करीब थेब्स बलों ने इतनी शक्ति एकत्रित कर ली कि उन्होंने हिक्सोस को संघर्ष की चुनौती दी जो 30 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। 40 सिक्वेनेनर ताओ टू और कमोस फ़ैरो ने अंततः नुबियन को हरा दिया, लेकिन वह कमोस का उत्तराधिकारी अहमोस था, जिसके सफलतापूर्वक छेड़े गए अभियानों के परिणामस्वरूप मिस्र में हिक्सोस का वजूद स्थायी रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद आने वाले नवीन साम्राज्य में मिस्र की सीमाओं का विस्तार करने और निकट पूर्व पर उसके पूर्ण प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए फ़ैरोओं के लिए सेना एक केंद्रीय प्राथमिकता बन गई। 42 प्राचीन मिस्र की अधिकतम क्षेत्रीय सीमा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नवीन साम्राज्य। मुख्य लेख मिस्र साम्राज्य। नवीन साम्राज्य के फ़ैरोओं ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित और अपने पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाते हुए एक अभूतपूर्व समृद्धि के काल की स्थापना की। थुतमोस प्रथम और उसके पोते थुतमोस तृतीय के सेनापतित्व में छेड़े गए सैन्य अभियानों ने फ़ैरोओं के प्रभाव को सीरिया और नूबिया में फैलाया, जिसने वफादारी को मजबूत किया और पीतल और लकड़ी जैसे महत्वपूर्ण आयातों तक उनकी पहुंच बनाई। 43 नवीन साम्राज्य के फ़ैरोओं ने अमुन देवता को बढ़ावा देने के लिए, जिनका बढ़ता पंथ करनाक में आधारित था, बड़े पैमाने पर निर्माण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपनी असली और काल्पनिक दोनों उपलब्धियों के महिमा मंडन में भी स्मारकों का निर्माण कराया। महिला फ़ैरो हतशेप्सट ने ऐसे प्रचार का इस्तेमाल सिंहासन पर अपने दावे को तर्कसंगत ठहराने के लिए किया। 44 उसका सफल शासन पंट के व्यापारिक अभियानों, एक शानदार मुर्दाघर मंदिर, ओबलिस्क की एक विशाल जोड़ी और करनाक में एक प्रार्थनालय से चिह्नित है। उसकी उपलब्धियों के बावजूद हतशेप्सट के सौतेले भतीजे थुतमोस तृतीय ने उसकी विरासत को अपने शासनकाल के अंत में मिटाने का प्रयास किया, संभवतः उसके द्वारा गद्दी छीनने के प्रतिशोध में। 45 रामेसेस द्वितीय की 4 विशाल मूर्तियां उसके अबू सिम्बल के मंदिर द्वार के दोनों ओर हैं। करीब 1350 ईपू में नवीन साम्राज्य की स्थिरता को तब खतरा पैदा हो गया जब अमेनहोटेप IV सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और उसने कई अतिवादी और अराजक सुधारों की शुरुआत की। अपना नाम अखेनातेन में बदलते हुए उसने पूर्व में अल्प ज्ञात सूरज देवता अतेन को सर्वोच्च देवता के रूप में घोषित किया और अन्य देवताओं की पूजा को बाधित करते हुए पुरोहित संबंधी स्थापनाओं की सत्ता पर हमला किया। 46 राजधानी को अखेनातेन के नए शहर में स्थानांतरित करते हुए वर्तमान अमरना अखेनातेन ने विदेशी मामलों से मुंह फेर लिया और खुद को अपने नए धर्म और कलात्मक शैली में डुबा लिया। उसकी मृत्यु के बाद अटेन पंथ को जल्दी ही छोड़ दिया गया और उसके उत्तरवर्ती फ़ैरो तुतंखमुन आई और होरेमहेब ने अखेनाटेन के विधर्म के सभी उल्लेखों को मिटा दिया, जिसे अब अमरना काल के रूप में जाना जाता है। 47